कोई बालक जब स्कूल जाता है और स्कूल जाकर वह शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका समाज, उसका परिवार, पूरा देश उस बच्चे से ये उम्मीद करता है कि ये बालक शिक्षित होकर, बड़ा होकर जब किसी सरकारी पद पर तैनात होगा तो ना सिर्फ अपने परिवार का भला करेगा, समाज का भला करेगा, बल्कि इस देश का भला करेगा, देश की सेवा करेगा। और नौजवान भी पूरे तन मन से जब किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो सर्वप्रथम उसका जो पहली उसकी मानसिकता रहती है वो यही रहती है कि जब वह जॉब पालेगा और जॉब से जो भी उसे पैसा मिलेंगे उस पैसे से वो अपनी जिंदगी संवारेगा, अपने माँ बाप को सपोर्ट करेगा, अपने परिवार को सपोर्ट करेगा और जिस पद पर उसको तैनात किया गया है उस पद पर रहते हुए वह इस समाज की और देश की सेवा भी करेगा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी नौजवान होते हैं जो सरकारी पद पर पहुंचने के बाद अपने कर्तव्य का पालन करना भूल जाते हैं और बजाय अपने कर्तव्य का पालन करने के, बजाय देश की सेवा करने के, बजाय अपने समाज की सेवा करने के, वह धन के लालच में अपने रास्ते से भटक जाते हैं और एक भटका हुआ मुसाफिर फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और वह अपने लक्ष्य से पहले ही उसको विमुख होना पड़ता है, उसको वापस लौटना पड़ता है। ऐसी न जाने हिंदुस्तान में ऐसी कितनी कहानियां होंगी जिन कहानियों के माध्यम से इस समाज को, इस देश को तमाम ऐसे नेगेटिविटी के लोगों को उनका पर्दाफाश किया गया है कि उन्होंने समाज से गद्दारी की, उन्होंने देश से गद्दारी की। पद पर रहते हुए अपने जिस कर्तव्य का उन्हें पालन करना चाहिए था उस कर्तव्य का उन्होंने पालन नहीं किया और अपने स्वार्थ के चलते उन्होंने लोगों को लूटने की कोशिश की, लोगों को ठगने की कोशिश की और इसीलिए सरकार ने न चाहते हुए भी उन्हें उनके कार्य से मुक्त कर दिया और वो जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी वहीं फिर वो बेबस नजर आते हैं, बेरोजगार नजर आते हैं। दोस्तों, हम आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक नौजवान स्कूल में बेहतर पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद जब वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो उसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद जब उसके बदन पर वर्दी आती है तो वह संविधान को साक्षी मानकर यह कसम खाता है कि वह अपनी वर्दी को कभी दागदार नहीं होने देगा, अपने समाज से कभी गद्दारी नहीं करेगा, हमेशा समाज के लोगों के साथ भला करेगा। इस प्रकार की वह कसम खाते हुए अपने कार्य की शुरुआत करता है और उसी कसम को हमेशा उसे समय समय पर याद भी दिलाया जाता है। लेकिन आज की जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं इसमें एक खाकी वर्दीधारी युवक ने न सिर्फ वर्दी को शर्मसार किया बल्कि उसने अपने समाज और अपने परिवार को भी ऐसा कर दिया कि वो लोग सर उठाकर नहीं जी सकते। कल हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि एक गांव में आपसी विवाद के चलते दो परिवारों में झगड़ा हुआ, झगड़े में मारपीट हुई, खून खराबा हुआ और उसके बाद जब मामला थाने पहुंचा, एफआईआर हुई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दोनों पक्षों के लोगों की धरपकड़ शुरू की और पुलिस ने नाजायज एक काम उसमें यह कर दिया कि जो लोग मौके पर थे ही नहीं, जो उस घटना में शामिल नहीं थे, जो उस लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं थे, उन लोगों को भी इस घटना में शामिल किया, एफआईआर में नाम उनका दर्ज किया। और जब वह व्यक्ति जो कि घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था, जब वह पुलिस ऑफिसर के सामने, उस कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, उससे माफी मांगता है कि साहब, जिस दिन घटना हुई मैं उस दिन घर पे था ही नहीं, बल्कि मैं घटना से 1 महीने पहले से घर पे नहीं था, वह तो अपनी बहन के घर गया हुआ था। लेकिन हरगिज वह नौजवान पुलिसकर्मी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और जब वह ज्यादा गिड़गिड़ाया तो उसने कहा कि सोचूंगा, लेकिन मेरे सोचने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ धनराशि चुकानी पड़ेगी। तो वह गरीब व्यक्ति उससे कहता है कि साहब, मुझे कितनी धनराशि देनी होगी? तो वह पुलिस कांस्टेबल उससे कहता है कि 15,000 रुपए तो सीए साहब को देने होंगे और कम से कम 3,000 रुपए तो मुझे भी देने होंगे। इस प्रकार 18,000 रुपए देकर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस केस से बाहर निकाल सकता हूँ, अदरवाइज तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और जो भी सभी लोगों को सजा मिलेगी तुम भी उतनी सजा के हकदार होगे। लेकिन जब वो व्यक्ति सोच लेता है कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा, मैं दरअसल इस केस में शामिल था ही नहीं, जब मैंने गुनाह किया ही नहीं तो किस बात की सजा। इसलिए वह अपने आप को बचाने के लिए
एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम के चलते पुलिस वाला भीड़ में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस भीड़ में तमाम नौजवान, तमाम फरियादी, वकील और तमाम पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। उनके सामने एक सादा वर्दी में पुलिसकर्मी हाथ जोड़े खड़ा था, गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और कह रहा था कि मेरे गुनाह की सजा मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हुई है, आजीवन मैं कभी जिंदगी में अब कोई ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगा। यह पुलिस वाला क्यों रो रहा था, क्यों गिड़गिड़ा रहा था? आखिर उस गरीब व्यक्ति ने इस पुलिस वाले के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वह पुलिस वाला सब लोगों के सामने नतमस्तक हो गया, हाथ जोड़ने के लिए मौजूद हो गया, जबकि वह अब तक उससे हाथ जोड़वा रहा था और आज खुद हाथ जोड़ने के लिए बेबस था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं अर्जुन सर अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी अर्जुन सर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी से समाज के लोगों को भी कुछ सीख मिले, इसलिए अपने चाहने वालों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। दरअसल दोस्तों, हम आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आजमगढ़, और आजमगढ़ में स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है देवगांव, और देवगांव के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है मसीरपुर। और ये मसीरपुर जिस सीओ सर्किल में आता है, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, उसका नाम है लालगंज। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि आजमगढ़ के थाना देवगांव का जो गांव पड़ता है मसीरपुर, उस मसीरपुर गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में मारपीट हुई, और जब झगड़ा होता है तो दोस्तों आप समझते हैं खून खराबा भी होता है, हाथ पैर भी टूटते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों पक्ष थाना पहुंचते हैं, अपनी अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस दोनों पक्षों से लोगों को पकड़ती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। दरअसल इस कार्रवाई में गांव का ही रहने वाला जिस व्यक्ति का नाम अमित था, वो अमित 1 महीने से अपनी बहन के घर दिल्ली पहुंचा हुआ था। वो दिल्ली में अपनी बहन के घर रह रहा था। जब वो 1 महीने बाद घर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि मोहल्ले में ही दो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ है, दो परिवारों में झगड़ा हुआ है, दोनों परिवारों के लोग जेल गए हैं, मामला आगे चल रहा है। तभी उसे 2 से 3 दिन बाद पता चलता है कि एफआईआर में उसका भी नाम शामिल है। पुलिस उसकी धरपकड़ करने के लिए शुरुआत कर देती है। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है, करे तो करे क्या। दरअसल जो ये मसीरपुर गांव है, ये लालगंज क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है। उस समय इस मामले की जो जांच कर रहे थे उनका नाम था हितेंद्र जी। हितेंद्र जी के अंडर में यह मामला था, वो इस मामले को देख रहे थे। तो हितेंद्र जी का जो आप जिसको स्टेनो कह सकते हैं, उसका हेड कांस्टेबल कह सकते हैं, उनका नाम था उमेश यादव। उमेश यादव अपने क्षेत्राधिकारी महोदय का जो भी कार्यभार था, जो भी काम था, उसको देखता था। तो जब ये व्यक्ति सीओ ऑफिस जाता है, तो सीओ ऑफिस जब वो पहुंचा तो वो चाहता था कि सीओ साहब से बात करे, उन्हें अपनी सच्चाई बताए। तो दरअसल जब यह घटना हुई तब वो गांव में ही नहीं था। सिर्फ उसी घटना वाले दिन नहीं, बल्कि वो 1 महीने से गांव में नहीं था, अपने बहन के घर गया हुआ था। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सीओ साहब तो ऑफिस में है ही नहीं। तब उसकी बात उमेश यादव जी से होती है। तो उमेश उसे बताता है कि आप क्यों आए हो, बताइए। तो वो बताता है कि साहब, जो मसीरपुर गांव में झगड़ा हुआ था उसमें मेरे खिलाफ भी एफआईआर है। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब झगड़ा हुआ तो मैं उस समय घटना पे मौजूद नहीं था। मैं 1 महीने से अपने सिस्टर के घर में दिल्ली में था। तो उमेश यादव अपनी हेकड़ी दिखाते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि झूठ बोलते हो, पुलिस को गुमराह करते हो, तुम घटना स्थल पर रहे हो, लोगों ने तुम्हारे विषय में जानकारी दी है, एफआईआर दर्ज कराई है तुम्हारे नाम से। वह गरीब व्यक्ति बार बार गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है और बताता है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल लोगों ने आपको भड़काया होगा, लोगों ने जबरदस्ती ऐसे मेरा नाम लिखा दिया। मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ कि जब मैं घटना में मौजूद ही नहीं था, घटना में शामिल नहीं था, तो मेरा नाम एफआईआर में आ कैसे सकता है। तो वह कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, और इस मामले की जो पड़ताल है वो आगे चल रही है, और तुम्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो वो कहता है कि साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका कैसे भरण पोषण हो पाएगा बच्चों का। दरअसल मेरे अलावा परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है, और फिर मैंने गुनाह नहीं किया दरअसल। तो वो कहता है कि अगर तुम मामले से बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। तुम 18,000 रुपए की धनराशि हमें दे दो, जिसमें से 15,000 रुपए सीओ साहब को जाएंगे और 3,000 रुपए मैं ले लूंगा, और आप लोग और मैं आपको इस केस से बाहर कर दूंगा। तो वो कहता है कि साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा,
तो वो कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम है तो यहाँ आके बात करो, अदरवाइज यहाँ से निकल जाओ। तो वह गरीब बेचारा व्यक्ति करता तो करता क्या। इसलिए उसके दिमाग में आया कि आखिर उसे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वह जिला आजमगढ़ के एंटी करप्शन टीम के पास जाता है और वहां के अधिकारी से बात करता है और कहता है कि साहब, मैं मसीरपुर गांव का रहने वाला एक गरीब आदमी हूँ। हमारे गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, दोनों पक्षों के कुछ लोग जेल भी गए हैं। मेरा नाम जानबूझकर न जाने कैसे लिखवाया गया है। दरअसल मैं घटना के दिन मौजूद नहीं था, 1 महीने से अपनी बहन के घर पर रह रहा था। और जो सीओ का हेड कांस्टेबल है, जिसका नाम उमेश यादव है, वो मेरे खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई करने की बात कर रहा है। और जब मैंने उससे बहुत ज्यादा मिन्नत की तो वह इतना जरूर कहता है कि अगर तुम इस मामले से बचना चाहते हो, केस से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें कम से कम 18,000 रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें से 15,000 रुपए सीओ को और 3,000 रुपए वह खुद लेगा। तो जैसे ही रिश्वत की बात एंटी करप्शन टीम को पता चलती है, वो एकदम एक्टिव हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम सच कह रहे हो क्या? वो कहता है हाँ साहब, सच कह रहा हूँ। वो बार बार मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो आजमगढ़ जिले की एंटी करप्शन टीम जिला इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज है, प्रयागराज के हेड ऑफिस से उसका कांटेक्ट करती है और बताती है कि हमारे सामने एक करप्शन का मामला आने वाला है। एक पुलिस कांस्टेबल एक गरीब आदमी से रिश्वत मांग रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको हम रंगे हाथों पकड़ें। तो इलाहाबाद की टीम भी सक्रिय हो जाती है और वो एक टीम आजमगढ़ के लिए रवाना होती है और आजमगढ़ आकर के उस ऑफिस में वो बात करते हैं और एक नई टीम का गठन होता है। और उस गरीब व्यक्ति से कहा जाता है कि ठीक है, आप 18,000 रुपए लेकर सीओ ऑफिस पहुंचो और सीओ को ये पैसे देना और हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उन व्यक्तियों के साथ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। तो जैसे ही उस गरीब व्यक्ति को लगा कि अब मेरा कुछ सपोर्ट मिलने वाला है, कुछ ऑफिसर्स मेरी मदद करने वाले हैं, तो वह 15,000 रुपए का इंतजाम करता है, जिसमें सभी 500 के नोट होते हैं। 30 नोटों को वह जैसे तैसे मैनेज करता है। जो एंटी करप्शन टीम थी, उन नोटों पर एक विशेष प्रकार का पाउडर लगाती है, जो इस बात के लिए बड़ा जरूरी होता है कि जो व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, जब वो उन नोटों को छुएगा, टच करेगा, तो उस व्यक्ति के हाथ पर एक विशेष प्रकार का ऐसा पाउडर वो लग जाता है कि जब वह व्यक्ति उस पानी में अपने हाथों को डालेगा तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि उस व्यक्ति ने रिश्वत ली है। तो उस जैसे ही उन नोटों पर पाउडर लगाने के बाद उसे सफेद लिफाफे में रखा जाता है और वह गरीब आदमी सीओ ऑफिस पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि सीओ साहब तो है ही नहीं। तो वह उमेश यादव जी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उमेश भी वहां मौजूद नहीं था। तो वह वहां कुछ देर बैठकर बाहर इंतजार करता है और उसके बाद वो उमेश को फोन करता है और कहता है कि साहब, मैं ऑफिस में आया हुआ था, आपको दरअसल पैसे देने थे और यहाँ आप उपस्थित नहीं है। तो वो कहता है ठीक है, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जल्द ऑफिस आने वाला हूँ। और उमेश यादव जल्दी ही सी ऑफिस आ जाता है और वह व्यक्ति, गरीब आदमी, उसको जो सफेद लिफाफे में 15,000 रुपए थे, उसको 15,000 रुपए थमा देता है। तो वह 15,000 रुपए जैसे ही लेता है, तो वहां पास खड़े हुआ जो होमगार्ड था, उस होमगार्ड को वो रुपए देता है और कहता है कि इन नोटों को गिनना जरा। तो होमगार्ड उनको गिनता है तो वो केवल 30 नोट थे। तो वो कहता है कि भाई, आपसे तो हमने 18,000 रुपए के लिए बोला था, ये तो केवल 15,000 रुपए हैं। ये 15,000 रुपए तो सीओ साहब को चले जाएंगे, तो फिर हमें क्या मिला? तो वो कहता है साहब, गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ कर दो, जैसे तैसे मैंने पैसे का इंतजाम किया है। तो कुछ सोच समझकर वो उमेश उन पैसों को रख लेता है और जैसे ही वो गरीब आदमी उस ऑफिस से निकलता है, तुरंत एंटी करप्शन टीम दौड़ती हुई जाती है ऑफिस में और उमेश को पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जैसे ही उसको ऑफिस से बाहर लाती है, तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और वो कहने लगा कि साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सीओ ऑफिस पर तमाम फरियादी, वहां उपस्थित वकील और तमाम आम पब्लिक के लोग ये सब तमाशा देख रहे थे कि आखिर कैसे आज एक पुलिस कांस्टेबल एक गरीब के शिकंजे में फंस गया। वह गरीब जिसको तंग किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, ऐसा इंसान जो कि घटना में शामिल ही नहीं था, मौके पर मौजूद ही नहीं था, उस व्यक्ति को जबरन केस में फंसाया जा रहा था। और जब उस व्यक्ति ने विनती की कि उसने बाहर निकलना है इससे, तो उससे 18,000 रुपए की मांग की जा रही थी। इसीलिए जब एंटी करप्शन टीम उस होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल उमेश यादव को पकड़कर ले जाती है और जहां से न्यायालय ले जाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, है ना बड़ी अजीब कहानी। दरअसल ऐसे पुलिस कांस्टेबल के साथ ऐसा ही काम होना चाहिए। ना सिर्फ पुलिस कांस्टेबल, बल्कि सरकारी पद पर तैनात जो भी व्यक्ति है, जो भी अपने पद से गद्दारी करता है, जो भी समाज के लोगों को धोखा देता है, जो अपने देश को धोखा देता है, दरअसल उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए।
हमारे भारत का कानून इतना लचीला नहीं, इतना कमजोर नहीं कि वह भ्रष्ट व्यक्तियों को सजा न दे सके। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, ताकि समाज इस प्रकार की कहानियों से सीख ले। अगर समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति को पुलिस के द्वारा या अन्य किसी अधिकारी के द्वारा उससे रिश्वत ली जाती है, उसको धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है, तो आप डरे नहीं, परेशान न हो। तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में फिर मिलते हैं किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक के लिए अर्जुन सर की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।